नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और हम इतिहास के 5वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। यह कक्षा 6 का पाठ्यक्रम है और इसमें हम आज पढ़ेंगे राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं। उसके नाना जी ने उनसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासक को शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। आइए शुरू करते हैं इस पाठ के बारे में। और यहाँ हम जानेंगे राज्य, राजा और उसके प्राचीन गणराज्य के बारे में। मतलब ये कि हम राजा कैसे प्राप्त करते थे या राज्य किस तरीके से बनते थे और प्राचीन गणराज्य किस हिसाब के होते थे। इंट्रोडक्टरी सेक्शन से हम आगे बाहर निकलते हैं और शुरू करते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासक का चुनाव मतदान के जरिए करते जा रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी कि लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए और कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था और इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था और उसे राज सिंहासन यानी कि या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर कौन कौन से वर्ग शामिल हैं। वर्ण। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे गए। इनके अंतर्गत मतलब ये कि उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन से कहे गए, जो ऋग्वेद के बाद रचे गए। मतलब अगर सबसे पहले अगर ऋग्वेद रचा गया तो ऋग्वेद के बाद जो इसको बेस मान लिया और इसके बाद जो रचेगा वो क्या कहलाए, उत्तर वैदिक ग्रंथ। और ऋग्वेद के इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों के विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों तथा उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं और इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिन्हें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्रह वाले निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था और जिन्हें वर्ण कहते थे। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मण का था और उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन या यज्ञ करना था। इसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान पर विष या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था।
वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इसका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था और इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्र के समान माना गया और महिला तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों में संपर्क अपवित्र माना जाता था। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोग ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया और कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। और कई लोग छुआछूत की आलोचना की। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक समानता बहुत कम थी और यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। लोगों के वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? अब ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ कि ये बताएं कि लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया। अब जो हमने पढ़ा इस चैप्टर के इस पोर्शन में, देखिए इसमें उनका कहना ये था कि जो वर्ण व्यवस्था है उस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ, इसके बाद कमेंट बॉक्स में इसमें आप मुझे चर्चा बताइएगा। इसके अलावा और भी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो जो पुरोहित थे उनके द्वारा वर्णों का निर्धारण किया गया। पुरोहित कहाँ से जन्म लिया? पुरोहितों का जो काम पुरोहित वो लोग थे जो जिन्होंने वर्ण बनाया। अब वर्ण पुरोहितों के द्वारा क्यों बनाया गया? क्योंकि उन्हें समाज में बहुत ऊंचा स्थान मिला था। वे समाज के कई समूह के हिस्से थे, मतलब जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक लोग आते थे। उन सभी में पुरोहित जो थे वो क्या है, उच्च वर्ग के थे। और ये क्या करते थे, इन सभी के मतलब पुरोहितों को उच्च दर्जा क्यों मिला था? क्योंकि इन्हें क्या है, बड़े बड़े ग्रंथ और जो उत्तर वैदिक ग्रंथ थे उन सभी में उनकी क्या थी, रचनाएं भी थी और उनको ग्रंथों को मतलब लिखने और शामिल करने बहुत सारी चीज़ों का उनको अधिकार था। तो ये अपने आप में इनकी वर्ण व्यवस्था में ये अपने आप को उच्च मानते थे। और इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, कई व्यक्ति विशेष का एक अपना समाज में क्या होता है, स्थान होता है। भाई कोई पुरोहित है यानी कि वेद पाठ की है, उसके बाद कोई किसान है, कोई पशुपालक है, कोई व्यापारी है, कोई शिल्पकार है, कोई कृषि का श्रमिक है, कोई मछली पकड़ता है, कोई मतलब ये वर्ग के लोग जो थे वो अलग अलग थे। पर इन वर्गों का मतलब ये नहीं था कि उनमें वर्ण व्यवस्था डाली जाए। ये वर्ण व्यवस्था डालने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ये बनाने से इनमें डिवाइडेशन ऑफ पर्सन क्लियर हो जाएगा। मतलब ये कि जब ये चीज़ें बनाई तब इसमें इनका दर्जा इसलिए बनाया गया कि दर्जा होने से ये समझ में आएगा कि ये किस वर्ग के लोग हैं। पर वर्ग बनाया ही क्यों गया, इस बात के लिए हमेशा एक प्रश्न सबके सामने रहा है। और इसी कारण से ही सभी जो लोग उससे थोड़ा सा समझदार होते थे, ऐसा नहीं है कि शूद्र व्यक्ति का पास दिमाग नहीं होता और पुरोहित में सभी के पास दिमाग होता है, ऐसा नहीं है। देखिए इंसान के जन्म लेने के पश्चात उसका मानसिक स्तर सभी और अन्य का मानसिक स्तर हमें ईश्वर के द्वारा बराबर मिला है। बस बात इतनी है कि कोई उसे भरसक यूज करता है और कोई उसको भरसक यूज नहीं कर पाता। जो उसको समझदारी से यूज करते हैं उनका क्या होता है, दिमाग थोड़ा तेज होता है। और जो लोग जानकार बन जाते हैं वो ही उसी चीज का विरोध करते हैं जो चीज उन्हें गलत लगती है। अब आपके सामने यह प्रश्न है कि जब वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता थी ही नहीं तो वर्ण व्यवस्था क्यों लाई गई, और जो लोग इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे उनका विरोध क्यों था। तो इन वर्ण व्यवस्थाओं का विरोध क्यों किया गया और ऐसा करने के लिए उनको क्या किसी के पीछे से उनको
किसी के द्वारा इस पर मार्गदर्शन मिला, या अथवा ये किस लिए जरूरी था, या अगर जरूरी नहीं था तो आज के समाज के दृष्टिकोण से क्या ये चीज आज उन लोगों के ऊपर एक दोष जैसा साबित नहीं हो रही है। तो ये प्रश्न आपके सामने समर्पित है। आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य इस चीज का आंसर बताएं और हम इस पर जरूर चर्चा करें। ये एक बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न पर हमेशा निबंध जैसे बड़े चीजों को लिखने का मौका मिलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। यानी कि जो लोग बड़े महायज्ञों को करते थे वे राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती थी। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र में दिखाए गए हैं, उनको अभी अपन पढ़ेंगे। पुरातात्विदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनके प्रमुख है। तो आपने पुराने नाम सुने होंगे। दिल्ली का पुराना किला, ये पुराने समय की मतलब जो किले बने हुए हैं ये राजाओं महाराजाओं बड़े बड़े उनके हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, आपने महाभारत अगर देखी हो तो उसमें आप देखें कि हस्तिनापुर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसमें कौरव और पांडव रहा करते थे और उसमें बहुत विवाद मतलब झगड़ा हुआ। और ये जो महाभारत रची गई ये सब किस जगह पर हुआ? कुरुक्षेत्र में ये महाभारत जो है वो रण हुआ। और इसके अलावा जो स्थान है हस्तिनापुर वो क्या है? मेरठ के पास का स्थान है। एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनके प्रमुख स्थान है। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियां तथा अन्य जानवर भी पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? देखिए सोचिए, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, आप याद करिए तो आपको समझ में आएगा कि कोई एक फसल इसमें ऐसी है जो पिछले वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ी नहीं थी। चलिए इसको आप ध्यान रखिएगा, सुनिएगा। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह की, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता रहा होगा। देखिए कितना बढ़िया पात्र है। इसे पतला पात्र को किसी खाने को देने या बनाने के शायद काम में लिया जाता रहा होगा। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इस बर्तन पर चित्रकारी की गई है। यह आमतौर पर सरल रेखा तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है ना। आइए जानते हैं महाजनपद के बारे में। करीब 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मतलब ये जनों के बाद जनपद बने और जनपदों के आगे महाजनपद बने, है ना। मतलब राजा जो था पहले जन का जितने लोग हैं उनका राजा होता था। फिर बाद में वो क्या हुआ, जिस जगह के लोग रहते थे उतने एरियो का राजा बन गया, मतलब जनपद का राजा बना। और जनपद के बाद आए महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मतलब ये कि जो टेरिटरीज और मतलब जो एरिया कस्बे बने, बाद में वो राजा मतलब नगर बने, बहुत बड़े बड़े इलाके बने। और उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण हो गए, महत्वपूर्ण जैसे कुरु, हस्तिनापुर, है ना, अवंती, काशी, कौशंबी, ये बड़े बड़े जो मतलब जनपद थे ये क्या बन गए? बाद में महाजनपद बन गए, क्योंकि इनको क्या है, इनका बहुत अपना एक महत्वपूर्ण स्थान हो गया। तो अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण उनको क्या कहा जाने लगा? महाजनपद कहा जाने लगा। और ये कितने पुराने थे? करीब 2500 साल पहले, है ना। तो आज से करीब 2500 साल पहले क्या हुआ कि ये जनपद जो है वो अति महत्वपूर्ण थे, वो क्या बन गए? महाजनपद बन गए। मानचित्र में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, ठीक है। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि
और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे, और इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उनके क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो गया था। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजनाओं की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चे ने इसके लिए अथक परिश्रम किया और इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती रही होगी। अब राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों में के रूप में होता था, और कुछ सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। आइए थोड़ा सा महाजनपदों के बारे में जानकारी देता हूं। मानचित्र 4 महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर। नीचे की तरफ अगर देखें तो इनके बारे में डिटेल लिखी है, नहीं लिखी है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें दिखाता हूं मैं। एक डॉट लगा है, इसका मतलब क्या है? चलिए, राज्य और राजधानियां होंगी। चलिए आगे की तरफ सबसे पहले ऊपर से अपन चलते हैं। देखिए ये काबुल नदी है, ठीक है। और इसके बाद ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा सेंसिटिव हिस्सा था, जहां पर क्या था, गांधार के बाद ये था तक्षशिला, ठीक है। इसके बाद यहां पर अगर आए तो ये हस्तिनापुर, और इसी के पास में कुरु। 4 चीजें आपको बता दी। कहां पे किस चीज का क्या है। आज का वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा तक्षशिला और गंधार का क्षेत्र है, और इधर से ही नदी कौन सी निकली हुई है, इधर अफगानिस्तान के पास काबुल नदी है, ठीक है। नीचे की आगे की तरफ बढ़े तो यहां पर अभी अपन ने मेरठ के पास किसको पढ़ा था, उत्तर प्रदेश, मेरठ, हस्तिनापुर वहां पर है। इसके बाद इसके ऊपर की तरफ देखें तो यही भी उत्तर प्रदेश में कुरु, और नीचे की तरफ देखें तो पंचाल देश है। फिर इसके बाद आते हैं इधर की तरफ, थोड़ा सा आगे बढ़े तो कौशल के बाद इधर पे आगे बढ़े तो वैशाली, ठीक है। ये कहाँ है, बिहार में है। वैशाली, वज्जी, अंग, मगध। अंग का राजा कौन था, कर्ण जो है वो अंग देश का राजा था। फिर उसके बाद आते हैं कौशाम्बी, फिर राजगृह। इसके बाद आते हैं बीच में मध्य प्रदेश, अवंती जो आज वर्तमान का उज्जैन है ना। उसके बाद इधर देखें नीचे की तरफ तो ये नदियां दी हुई हैं। इन नदियों के अलावा कोई जगह, तो इतने जो थे ये क्या थे, महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर थे, और नदियां जहां से आसपास का ये क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, 2 अंतर बताइए। देखिए महाजनपदों के राजा और ऋग्वेद के राजाओं में क्या अंतर था। महाजनपदों के राजा जो थे वो राज्य किया करते थे, उनकी सेनाएं होती थी, और वो क्या है, अपना राज्य विस्तार के लिए लड़ाई करते थे। सेम क्या है चीज है, ऋग्वेद के राजाओं की कहानी क्या थी कि वो अपने राज्य को, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए यह अश्वमेध यज्ञ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे अपने पास, वो अपने राज्य के समझदारी और नियतपूर्ण डिसीजन लेने के लिए वो बड़े बड़े पुरोहित रखते थे। और कई प्रकार के अंतर हैं जो आप उसमें पढ़ते हुए समझ पाएंगे। कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंटों की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ है। तो ये कौशाम्बी का क्षेत्र है जहां पर ईंटों का ये ढाल बनाया हुआ है, ये दीवार है। आइए जानते हैं कर के बारे में। महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, और इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसल पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगर के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसा कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे। देखिए आखेटक क्या कहलाते हैं, शिकारी। शिकारी क्या करता था, शिकार करेगा। शिकार किसका करेगा, जंगली जानवर का करेगा। तो जो जंगली जानवर हैं वो क्या होंगे, शेर, चीते को, जो बड़े हिरन है, मतलब ऐसे जानवर जिनका वो स्वयं शिकार करके उनको क्या है अपने भोजन या फिर जरूरी चीजों के लिए यूज करते होंगे।
होंगे, या फिर जड़ी बूटियाँ, या फिर मतलब अच्छे पेड़ों की छाल खाल, जो भी चीज़ें एक्सेट्रा जो भी रही होगी। शिकारी क्या दे सकता है, इसके बारे में आप सोचिए और बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा खाद्य संग्राहक वो थे जो मतलब वेजिटेरियन, मतलब क्या ला सकते हैं अपने खाने के लिए, पौधों के मूल, जड़, और उसके बाद जड़ी बूटियाँ और भी कई चीज़ें जो उनके पेड़ पौधे, साग, फल, फ्रूट्स, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें रही होंगी खाद्य संग्राहक, मतलब जो खाद्य संग्रह करने के लिए रखते थे अपने पास संभाल के कि भैया बरसात आने वाली है, अभी ठंड आने वाली है, तो जो मिडिल क्लास आदमी क्या रखता है एक्सेट्रा, समझ रहे हो क्या आप। कृषि में परिवर्तन, आगे बढ़ते हैं। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फॉल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फॉल की तुलना में लोहे के फॉल के से अच्छे से जोता जा सकता था और इससे फसल की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेती में बीज छिड़कना, धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण करना शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी और इससे कमरतोड़ परिश्रम लगता था। अब कमरतोड़ परिश्रम क्या कहलाता है? देखिए, जब भी आपने देखा होगा कि जहां पर पानी भरा होता है उसके लिए धान की खेती के लिए, वहां पर व्यक्ति को क्या करना होता है, अपनी कमर झुकाकर उसको पौधारोपण करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति पूरे टाइम कमर झुका के पौधारोपण करेगा, उसका पूरा दिन इसी चीज में निकलेगा। तो इस प्रकार की मेहनत को क्या बोलते हैं, कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी, पर इससे पैदावार अधिक होती थी। धान की जो खेती है, धान की पैदावार या फिर रोपने का जो काम है, अगर आप चाहें तो अपने शिक्षक या अपने मतलब घर में माता पिता के साथ किसी खेत, जिस समय पर बरसात हुई हो उस समय अगर आप जाएं तो जाकर देखें, तो आपके आस पड़ोस में जहां पर भी खेत में धान बोई जा रही हो, वहां देखिएगा कि कुछ मजदूर किस तरीके से उस जगह पर धान की फसल लगाते हैं। यह काम उनके लिए लगातार करना और कमर तोड़ परिश्रम का काम होता है। इससे उनके पैर जो है पानी में लगातार रहने के कारण सूज या फिर काफी ज्यादा फूल जाते हैं और उनकी कमर में भी काफी दर्द होता है और उनकी मेहनत बहुत ज्यादा अधिक होती है। इसके अलावा पानी का वक्त जब रहता है तो जीव जंतुओं का भी खतरा बना रहता है, क्योंकि जब पानी बरसात होती है तो उस समय क्या होता है, जो जीव जंतु जो जमीन के अंदर रहते हैं उनके बिलों में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है और उन्हें मजबूरन अपने बिलों से बाहर आकर यहाँ वहाँ विचरण करना होता है। किंतु पानी का अधिकता होने के कारण वो क्या करते हैं, अपनी जगह छोड़ते हैं और इस कारण हर कभी क्या होता है कि मनुष्य और जानवरों का आमना सामना होता है, जिससे कई प्रकार के कभी दुखद परिणाम भी देखने पड़ते हैं और कई बार ऐसा होता है कि उन जानवरों को भी मरना पड़ता है या फिर उन लोगों को देखकर वो मतलब 22 वर्षा के से। तो ये समय का है, उसके बाद और भी चीज़ें इन पर चर्चा बाद में करेंगे, अपन अपने इस पर आते हैं। तो ये काम ज़्यादातर दास दासी और भूमिहीन खेतीहर मजदूर यानी कि कमकार करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों का प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? तो सीधी सी बात है, राजा क्या, अगर आपके ही सामने हो और आप अगर किसी नई टेक्नोलॉजी के द्वारा किसी काम को करो कि जिन चीज़ों के बीज बोने से आप अगर फसल उगा रहे हो और बीज कई समय बाद बहुत कम फसल दे रहा है और बहुत ज़्यादा बीजों की मृत्यु हो जा रही हो, और इसके अलावा आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाओ जिसमें आप थोड़े से बीज रोप कर उन रोपे हुए को रोपड़ लगाकर अगर आप बड़े खेतों में लगाएं और एक समय बाद उस फसल से बहुत ज़्यादा अच्छी फसल और पैदावार मिले, तो आप उसकी वाहवाही करेंगे, उसका प्रोत्साहन करेंगे अथवा नहीं? अवश्य करेंगे, और ऐसा ही राजा भी करते रहे होंगे। तो ये एक छोटा सा निरीक्षण था। आइए बढ़ते हैं आगे सूक्ष्म निरीक्षण पर। मगध मानचित्र 4 पृष्ठ क्रमांक 49 में मगध ढूंढो। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लाया जाता था। और यही नहीं, जंगल से घर, गाड़ियों तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोह अयस्क की खदानें थीं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में वो दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए।
मगध के दो शक्तिशाली शासक कौन कौन से थे? बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था और बिहार से राजगृह यानी कि आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी रहा है। बिहार में राजगृह क्या था? कई सालों तक मगध की राजधानी रहा है। बाद में पाटलिपुत्र यानी कि आज का पटना को राजधानी बनाया गया। लगभग 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया में कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इंकार कर दिया और वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर मिलता है? इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, वज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली यानी कि बिहार थी और यह एक अलग किस्म के शासन व्यवस्था थी जिसे गण और संघ कहते थे। गण या संघ के कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और क्या किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चा करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन पर बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। संघ और गण क्या थे? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ अर्थात संगठन या सभा कहलाती है। वज्जी संघ का एक वर्णन दीघ निकाय में लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं और इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। आपस में मिलकर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों को सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताइएगा। तो 3 अंतर क्या हो सकते हैं? ये थोड़ा सा अलग भिन्न था। यहाँ पे संघ और गण के 2 भागों में विभाजित थे। यहाँ पर हर व्यक्ति जो है वो यहाँ पर राजा होता था और सब मिलकर सभाएं करते थे। जो महावीर हैं, जो बौद्ध हैं, वो भी क्या थे? इससे जुड़े हुए थे और इन पर क्या है, बौद्ध और महावीर इनके ही हिस्से थे गण और संघ के। तो ये हिस्से को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको और समझें। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं अन्यत्र के बारे में। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली और इसके 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी और इस सभा के सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन ने कई पद पर नियुक्ति लॉटरियों द्वारा की जाती थी। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना के अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे।
एथेंस में खदानों, खेतों, घर तथा कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? अब ये पढ़ने के बाद आप बता सकते हैं कि क्या वास्तव में उधर जनतंत्र था अथवा नहीं था। क्या महिलाओं को नागरिकता का दर्जा क्यों नहीं मिला था? व्यापारी शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले, काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिकता का अधिकार नहीं था। तो ऐसा क्यों नहीं था, इसके बारे में चर्चा करिएगा और अपने आस पड़ोस के लोगों से या फिर अपने टीचर से इस बारे में जरूर बात करिएगा। आइए कुछ कल्पना करके देखते हैं। आप सोचें, कल्पना करें कि वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो, जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषय पर चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना? तो क्या सुन सकते हैं आप, या वो किस तरीके से अपनी व्यवस्था बनाते होंगे, किस तरीके से अपनी जो है वो क्रियाकलाप करने की अपनी एक मार्गदर्शन लेते होंगे, किस तरीके से आपस में चर्चाएं करते होंगे, किस तरीके से युद्ध विजय की बातें चलती होंगी, इस पर अवश्य चर्चा करिएगा। हो सके तो कुछ लोग मिलकर इसको एक छोटे से नाटक के रूप में बनाने की कोशिश करिएगा। यह नाटक आपका सबसे बेस्ट होगा, आप खुद ही इसको मतलब टेस्ट करके देखिएगा। उपयोगी शब्द: राजा, अश्वमेघ, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधारोपण, गण अथवा संघ और प्रजातंत्र। आइए जानते हैं कुछ तिथियों के बारे में। तो महत्वपूर्ण तिथियां: नए शासक लगभग 3000 साल पहले बने, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले बना, सिकंदर का आक्रमण दीर्घ निकाय का लेखन था जिसमें 2300 साल पहले लिखा गया था, और गण और संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले हुआ। तो जो अभी हमने पढ़ा दोस्तों, ये चैप्टर था हमारे सामने राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में। अध्याय 5 का ये चैप्टर, इतिहास के 5वें अध्याय का हमने पढ़ा और इसमें हमने बहुत सारी बातें जानी। ऐसे ही एनसीईआरटी का ये तारतम्य लगातार जारी रहेगा आपके और हमारे साथ। यूं ही हमारा जो क्रम है वो बना रहेगा जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है। दोस्तों लेता हूं इजाजत। प्लीज 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 खूब शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।